नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल पर सेशन चल रहा था, जिसमें हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक बाय टॉपिक अपने सेशनों पर डिस्कस कर रहे थे। और आज के सेशन में हम आपके टॉपिक के अनुसार ही, आपके सिलेबस के अनुसार ही नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जी हां, आज के सेशन के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की जो संरचना हुई है, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, वो आंतरिक रूप से किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। तो उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण ऐसे मतों पर या कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के विचारों पर हम चर्चा करेंगे, जिन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने का प्रयास किया है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आगे बढ़े उससे पहले ये एक बार जान ले कि प्लेलिस्ट में, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में वो सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स के साथ में। जो सब्जेक्ट आपको चाहिए या कहें कि आपके सब्जेक्ट सिलेबस में हैं, लेकिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर विस्तार से चैप्टर बाय चैप्टर नहीं मिल पा रहे हैं, वो सारे सब्जेक्ट आपको हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां पर चैप्टर वाइज चैप्टर अर्थात टॉपिक वाइज टॉपिक आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाया गया है। हर टॉपिक पर लेक्चर मिलेगा, हर टॉपिक पर लेक्चर के साथ उसके नोट्स भी मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही। क्लियर है। इस सब के अलावा सेम टू सेम क्वालिटी है ना, या सेम टू सेम सुविधाएं हम एक अन्य यूट्यूब चैनल पर और दे रहे हैं, जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी। यहां पर आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी सब्जेक्टों से संबंधित एक स्ट्रेटजी के साथ में प्रॉपर तैयारी का एक मौका बहुत शानदार दे रहा हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। यहां पर भी नोट्स और लेक्चर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीएससी की कर रहे हो, एसएससी, पुलिस, बैंकिंग, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको हर तैयारी से संबंधित कंटेंट यहां पर मिल जाएगा। तो अभी जाइएगा यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर प्रज्ञान हिंदी लिखिए, आपको आसानी से चैनल मिल जाएगा। क्लियर है। आइए अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इस सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक लेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। क्लियर है। तो आइए इसी चैप्टर वाइज चैप्टर ही आपका पूरा ये पूरी सीरीज अर्थात पूरा सब्जेक्ट चलने वाला है। ये पूरे 5 यूनिट तक का पूरा कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें आपका फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए तो अब शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। नंबर देखकर के आपने आसानी से अंदाजा लगा लिया होगा कि आज के लेक्चर में हम 6 पॉइंटों पर चर्चा करने वाले हैं। 6 पॉइंट कौन कौन से दोस्तों, जैसा कि आप ये चित्र में, ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की अलग अलग परतें बताई गई हैं, है ना। तो परत, अब ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी की संरचना को लेकर के कोई एक ही सिद्धांत दिया गया है और उसी सिद्धांत के आधार पर हम ये मानते हैं कि पृथ्वी की बनावट कैसी है। जबकि यहां पर अलग अलग सिद्धांत अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए थे, जिन्होंने अपने अपने अनुसार बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है, मतलब पृथ्वी अंदर से किस प्रकार से बनी हुई है, यह बात समझाने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार सिद्धांत दिए हैं। उन्हीं सिद्धांतों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि घनत्व के आधार पर पृथ्वी अंदर से कैसी बनी है, उसका प्रमाण देखेंगे घनत्व के आधार पर। उसके बाद हम देखने वाले हैं दबाव के आधार पर, फोर्स के आधार पर। तीसरे नंबर में हम तापमान के आधार पर देखेंगे। 4 नंबर में ज्वालामुखी के आधार पर देखेंगे। 5 नंबर में भूकंप के आधार पर देखेंगे। क्लियर है। तो ये 5 आधार तो वो है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ तथ्य हमारे सामने प्रकट करते हैं। इसके अलावा 6 नंबर बिंदु में हम देखेंगे पृथ्वी की समानांतर पेटियां। जैसा आप पिक्चर में मैंने बताया, आपको अलग अलग परतें नजर आ रही है। तो बेसिकली जो सर्वमान्य सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी कितनी पेटियों में विभाजित है। क्लियर है। तो ये 6 पॉइंटों पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज का सेशन हो सकता है कि थोड़ा सा लेंदी हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन बहुत ही आपकी जानकारी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी। क्लियर है। तो आइए बढ़े आगे और इन सभी पॉइंटों को एक एक करके डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घनत्व पर आधारित। ठीक है ना, घनत्व पर आधारित। दोस्तों, पृथ्वी से के संबंध में जो सामान्य तथ्य है, सामान्य डेटा है,
वो तो आप भली भांति जानते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप बीए में आए तभी जानते हैं, बल्कि बीए से पहले से भी पृथ्वी के सामान्य तत्वों के बारे में आसानी से जानते हैं। तो जब आप सामान्य तत्वों के बारे में जानते हैं तो आप इस बारे में भी जानते होंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो बाहरी परत है, बाहरी परत में कुछ तो शिलाएं पाई जाती है। वो शिलाएं तो देखिए पूरी परत पर पाई जाती है, लेकिन उसी में से कुछ भूखंड है जहां पर हम निवास करते हैं, और बाकी के हिस्से पर पानी भरा हुआ है। तो पानी भरा हुआ, लेकिन पानी के नीचे भी तो शिलाएं होंगी ना, ठीक है ना। तो हम यहां पर सबसे पहले जो बात करने वाले हैं पृथ्वी की संरचना की, उससे पहले याद रखिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है आज भी एक रहस्य बनी हुई है। मतलब क्या हुआ इसका, भले ही कई विद्वानों ने कई सिद्धांत प्रस्तुत कर दिए पृथ्वी को लेकर के कि पृथ्वी इस प्रकार की है, पृथ्वी उस प्रकार की, अपने अपने अनुसार कई प्रकार के सिद्धांत रख दिए हैं, लेकिन फिर भी वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो पृथ्वी आज भी हमारे लिए, या पृथ्वी की रचना आज भी हमारे लिए क्या है दोस्तों, एक रहस्य मात्र है। हालांकि वर्तमान में कई वैज्ञानिकों ने कुछ जानकारी जरूर प्राप्त कर ली है पृथ्वी के संबंध में, फिर भी भूगर्भ के संदर्भ में, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग की अगर हम बात करें, पृथ्वी के आंतरिक भाग की अगर हम बात करें, तो इसमें कई ऐसे प्रश्न उठ खड़े होते हैं जिनका समाधान आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी कई विद्वानों ने इसको समझाने के लिए अपने अपने अनुसार कुछ मत प्रकट किए हैं। तो आइए उन्हीं मतों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घनत्व के आधार पर प्रमाणित या घनत्व पर आधारित प्रमाण। पृथ्वी का घनत्व जो है, घनत्व पर आधारित कुछ प्रमाण है जिनके आधार पर पृथ्वी को अंदर से या उसकी संरचना के बारे में कुछ तथ्य प्रकट किए जाते हैं। समझिएगा, पहले ध्यान से इसको सुनिएगा, अपने आप ये सब समझ आएगा। देखिए, घनत्व की अगर हम बात करें तो भूपटल, भूपटल मतलब पृथ्वी का ऊपरी भाग, भूपटल के अधिकांश भाग में अपसादी शैलें बिछी हुई है। ये तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का जो भूपटल है, मतलब बाहर का भाग है, वो अधिकतर चट्टानों से बना हुआ है ना, चट्टानों से बना हुआ है। कौन सी चट्टानों से, तो उनको हम बोलते हैं अपसादी चट्टानें या अपसादी शैल, ठीक है। तो अपसादी शैलों के बाद में, टर्म सुनते चलिएगा, अपने आप समझ जाएगा। अपसादी जो चट्टानें हैं, इनके नीचे जो चट्टानें होती है वो आग्नेय चट्टानें होती है, आग्नेय शैलें होती है। ये एक अलग बात है कि कुछ क्षेत्रों में ये आग्नेय चट्टानें जो है अब ऊपर आ चुकी है, मतलब अपसादी चट्टानों को हटा करके आग्नेय चट्टानें ऊपर आ चुकी है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर हम बात करें कि भूपटल का, पृथ्वी का भूपटल अधिकांश रूप से चट्टानों से बना हुआ है, उनमें ऊपर होती है अपसादी चट्टानें, उसके नीचे आग्नेय चट्टानें होती है, ठीक है। तो भूपटल के अंदर जो ये चट्टानें पाई जाती हैं, इनका घनत्व जो होता है ना, ये अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, ऊपरी अर्थात की जो अपसादी चट्टानें हैं उनका घनत्व अलग है, आग्नेय चट्टानों का घनत्व अलग है, और उसके नीचे जो भी चट्टानें पाई जाती हैं उन सभी का घनत्व अलग अलग होता है। और इस घनत्व की विभिन्नता के आधार पर ही हम भूगर्भ की रचना का अनुमान लगाते हैं। इस घनत्व पर आधारित प्रमाण के अंतर्गत क्या कहेंगे हम, कि भाई पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की बाहरी परत की। तो पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसका निर्माण अधिकतम रूप से चट्टानों से हुआ है। उन चट्टानों में अलग अलग होती, जैसे अपसादी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें हैं, तो इन चट्टानों का जो घनत्व होता है वो भी अलग अलग होता है। तो इन चट्टानों के अलग अलग घनत्व के आधार पर ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाते हैं। जैसे कि देखिए, यहां पर न्यूटन साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था, गुरुत्वाकर्षण का। तो न्यूटन जब भी बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के आधार पर ही करेंगे। तो उन्होंने, अर्थात न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर बताया था कि, क्या बताया उन्होंने कहा कि जो आकर्षण की शक्ति होती है ना, खींचने की, गुरुत्वाकर्षण जिसको हम आकर्षण की शक्ति बोलते हैं, चुंबकीय शक्ति बोलते, तो ये जो आकर्षण की शक्ति होती है ये पदार्थों के द्रव्य की मात्रा के अनुसार बढ़ती चली जाती है, पदार्थों के द्रव्य की मात्रा के अनुपात में बढ़ती है। पदार्थों का द्रव्य अधिक है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी, और पदार्थ अगर दूर दूर है तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कम हो जाएगी। इस लाइन को याद रखिएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो 1774 में कुछ वैज्ञानिक खोजें हुई। उन वैज्ञानिक खोजों में यह पाया गया कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व जो है 5.5 है। कितना है पूरी पृथ्वी का?
अगर हम इस पूरी पृथ्वी के घनत्व की बात करें तो कितना है, 5.5 है। जबकि जो अपसादी चट्टानें हैं भूखंड पर, जो ऊपर की जो अपसादी चट्टानें हैं उनका घनत्व मात्र 2.7 है। कितना है, 2.7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पूरी पृथ्वी का जो भार है अपने समान आकार वाले जलपिंड के भार से 5.5 गुना अधिक है। किसका, संपूर्ण पृथ्वी का भार जलपिंड के भार से 5.5 गुना अधिक है। जलपिंड मतलब पूरी पृथ्वी पर जितना जल भरा हुआ है उसे हमने जलपिंड कहा है। तो उस पूरे जलपिंड के अपने समान आकार वाले, याद रखिएगा, पूरी पृथ्वी और पूरी पृथ्वी के समान आकार को अगर जलपिंड लें, जैसे कि पृथ्वी पर जो जल भरा हुआ है उसमें 29% पर भूखंड है, उसको भी हटा दीजिए, उस पर भी जल भर दीजिए, तो इस पूरे पिंड का घनत्व अगर हम निकालते हैं तब भी पूरी पृथ्वी का जो घनत्व है, भार जो है, वो भार कितना है, 5.5 गुना ज्यादा है। ठीक है, जबकि पृथ्वी के धरातल का जो पदार्थ है, धरातल का ऊपरी परत का जो पदार्थ है अपने बराबर जलपिंड की अपेक्षा केवल 2.5 गुना अधिक है, केवल 2.5 गुना ही है। समझिएगा, जितना जलपिंड का, अब देखिए एक क्रम समझना है तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। पूरी पृथ्वी का घनत्व 5.5, पूरी पृथ्वी का घनत्व पूरे जलपिंड से 5.5 गुना ज्यादा है। वही धरातल का जो भार है या घनत्व है वो जलखंड का 2.5 गुना ही है, 2.5 गुना ही है। अब यदि हम सब पूरी पृथ्वी धरातल के ऊपरी जैसे पदार्थों से बनी होती, किससे, जिन चट्टानों की हम बात कर रहे हैं जिनका घनत्व 2.7% ही है मात्र, अगर पूरी पृथ्वी इन चट्टानों से बनी होती तो उसका जो भार होता ना वो वर्तमान भार से आधा ही रह जाता, आधा ही रह जाता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी के चारों तरफ जो चट्टानें हैं, जो अपसादी चट्टानें हैं, जो आग्नेय चट्टानें हैं, उनके घनत्व पृथ्वी के जो आंतरिक केंद्र में जो पदार्थ है उससे बहुत कम है, उससे बहुत कम है। मतलब पृथ्वी के केंद्र में जो पदार्थ है वह बहुत ज्यादा भारी है अपेक्षाकृत बाहरी पदार्थों के। बात समझ आई क्या, है ना। ये पूरी कहानी समझ आना चाहिए, तभी जाकर के एक एक पक्ष, एक एक बिंदु जो है ना इसका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका परिणाम जो निकला ना, तो पृथ्वी के केंद्र में ऊपरी पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक भारी पदार्थ विद्यमान है। कहां पर, पृथ्वी के केंद्र में। ठीक है ना। अब देखिए जरा इसको देखिए, ये आपकी पृथ्वी, जहां समझ में आया तो थोड़ा सा सामान्य शब्दों में इसको समझिएगा। ये पृथ्वी लीजिए, पृथ्वी में आपने एक सामान्य आकार का, पृथ्वी का, ये संपूर्ण पृथ्वी का कितना भार बताया था, 5.5। ठीक है, 5.5 घनत्व आपने बताया पृथ्वी का। जबकि जो इसका धरातल है, धरातल कौन सा है दोस्तों, धरातल मतलब कि जहां पर ये जमीन है, जहां पर आपको ये जमीन दिख रही है ना, ये धरातल जो है, ये धरातल है, ये इसका घनत्व मात्र 2.7 है, इसका घनत्व 2.7 है। लेकिन यहां पर बात ये हुई है कि पूरी पृथ्वी का जो 5.5 घनत्व है, अगर हम इतना इसका जो पूरा जलखंड ले लें, पृथ्वी का पूरा जलखंड ले लें, तो भी ये 5.5 गुना ज्यादा है संपूर्ण पृथ्वी का। तो इस आधार पर हमने ये कहा है कि अगर इस पृथ्वी का निर्माण इन चट्टानों मात्र से हो, जो बाहर की चट्टानें हैं उन चट्टानों से हुआ होता, तो वर्तमान में जितना भार पृथ्वी का है उसका आधा ही रह जाता। तो ये बात एक बात क्लियर करती है कि पृथ्वी के जो बाहरी पदार्थ है या चट्टानें जिनको हम पदार्थ बोल रहे हैं, उन पदार्थों का भार कम है और पृथ्वी के केंद्र में जो पदार्थ है उसका भार बहुत ज्यादा है। दैट्स ऑल। तो इस आधार पर अर्थात ये सिद्धांत क्या बताता है, ये बताता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पदार्थ है वो बाहरी पदार्थों से ज्यादा भारी है। बस इतनी सी बात कहता है ये सिद्धांत। इतनी बात समझ आई ना। चलिए अब दूसरे सिद्धांत की ओर मूव करते हैं। दूसरा सिद्धांत था आपका दबाव के आधार पर प्रमाण, दबाव पर आधारित प्रमाण। भाई पृथ्वी कैसी है, दबाव के आधार पर भी जरा देख लेते हैं। दबाव कैसा, या समझिए ना कि बाहरी पदार्थ है उस पर कितना दबाव है, थोड़ा और अंदर जाएंगे तो दबाव कितना बढ़ जाएगा, जब हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे तो दबाव कितना बढ़ जाएगा, यह मैटर करता है। तो जरा इस पर बात करते हैं। देखिए
जब पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाते हैं, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाते हैं तो पदार्थों का भार बढ़ जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ना कि जैसे रिमोट है मेरे पास में, प्रेजेंटर है, इसका वेट अगर मान ले कि 50 ग्राम है, मान लेते हैं 50 ग्राम वेट है इसका, तो ये यहां पर पृथ्वी के धरातल पर 50 ग्राम वेट है इसका। अगर मैं इसको 50 किलोमीटर धरती के केंद्र की ओर चला जाता हूं इसको लेकर के, तो वहां पर संभवतः इसका वेट 50 ग्राम ना होते हुए लगभग लगभग इसका वेट जो है 100 या 150 ग्राम हो जाएगा। मतलब इसका भार डबल, 2 गुने से भी ज्यादा हो जाएगा, वजन बढ़ता चला जाएगा। बात समझ आ रही? इसका मतलब होता है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर पदार्थों का भार बढ़ जाता है। भूगर्भ में गहराई के साथ पदार्थों का भार क्यों बढ़ जाता है, इस संबंध में वैज्ञानिकों के 2 मत सबसे ज्यादा प्रचलित है। ये भार क्यों बढ़ रहा है, तो इसमें 2 मत दिए गए हैं जो ज्यादा प्रचलित है। मत तो बहुत सारे दिए गए लेकिन 2 मत ज्यादा प्रचलित है। उनमें से एक मत तो है लाप्लास साहब का। क्या कहा लाप्लास ने? लाप्लास ने क्या कहा, इनका सिद्धांत पहले हम पढ़ भी चुके हैं ना। लाप्लास ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऊपरी दबाव के कारण, समझिएगा, ऊपरी दबाव के कारण भूगर्भ के पदार्थ जल की अपेक्षा 11.5 गुने भारी होते हैं, होने चाहिए। ऊपरी दबाव के कारण, भूगर्भ मतलब पृथ्वी के केंद्र के पदार्थ, पृथ्वी का केंद्र उसको हम भूगर्भ कह रहे हैं, पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी के अंदर के जो पदार्थ है वो जल की अपेक्षा 11.5 गुना ज्यादा भारी होने चाहिए। आगे पढ़ते हैं। बाहर वाले पदार्थ का दबाव केंद्र के पदार्थ को अधिक घना कर देते हैं। बाहर के पदार्थ हैं उनका दबाव पड़ेगा केंद्र वाले पदार्थों पर, तो क्या होगा, केंद्र के पदार्थ आपस में सिकुड़ने लगेंगे, चिपकने लगेंगे, जिससे क्या होगा, उनका भार बढ़ने लगेगा, उनका घनत्व बढ़ने लगेगा। धरातल के 1 मील की गहराई पर चट्टानों पर प्रति वर्ग फुट की अगर बात करें तो कितना घन पाया गया है, 12,500, लगभग 12,500 घन भार पाया जाता है। कितना? पृथ्वी के धरातल से 1 मील अंदर जाते हैं तो 1 मील अंदर जाने पर वहां पर 1 वर्ग फीट का भार, 1 वर्ग फीट का भार कितना होगा, 1 स्क्वायर वर्ग फीट का, 1 वर्ग फीट का भार कितना होगा, तो 12,000, लगभग 12,600 मन भार पाया जाता है, समझिएगा। लेकिन जबकि पृथ्वी के केंद्र के पदार्थ की अगर हम बात करें तो प्रति वर्ग फुट जो है ये 1 वर्ग फुट पर 6 से 9 करोड़ मन भार पड़ता है। तो ये बात ये साबित कर देती है कि बाहरी पदार्थ का भार मापने जाओगे ना तो बहुत कम है, जबकि आंतरिक पदार्थ, पृथ्वी के केंद्र का जो पदार्थ है उसका भार मापोगे तो 1 वर्ग फुट का ही भार 6 से 9 करोड़ मन भार निकलेगा। अतः आज भी अनेक विद्वान इस बारे में शंकाशील है कि घनत्व में इस सीमा तक वृद्धि नितांत ही असंभव प्रतीत होती है। ये लाइन दिखाती है कि यह सिद्धांत ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया है। कौन सा? दबाव पर आधारित जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, जो प्रमाण इन्होंने दिए हैं, वो ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए हैं क्योंकि ये सत्यता के निकट नहीं है। हर एक विद्वान का यही मानना है कि किसी पदार्थ का भार में इतना ज्यादा बदलाव पॉसिबल नहीं है। भाई बाहरी परत में इतना कम में 12,600 मन भार बताया गया है, केंद्र में जाकर के करोड़ों में कन्वर्ट हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ रही ना? चलिए, तो तीसरा सिद्धांत ये था, उस पहली विचारधारा लाप्लास की विचारधारा को यहां पर ठुकरा दिया गया। दूसरी विचारधारा कहती है कि पृथ्वी कई परतों से बनी हुई है, पृथ्वी अलग अलग परतों से बनी हुई है। केंद्रीय पिंड जिस पदार्थ से बना है वह धरातल के पदार्थ की अपेक्षा न केवल भारी है बल्कि रचना में भी अलग होता है। क्या कहा यहां पर? जो केंद्रीय पिंड है, मतलब जो पृथ्वी का केंद्र है, वो केंद्र जो है ना, पृथ्वी का केंद्र में जो पदार्थ है वह धरातल के पदार्थ की अपेक्षा सिर्फ भारी ही नहीं है बल्कि उससे अलग भी है। नहीं समझ आया क्या? दूसरी विचारधारा देखिए, लाप्लास की विचारधारा तो आप समझ गए थे। उन्होंने भार बताया कि भारी पदार्थ का भार कितना है, 1 वर्ग फीट पर 12,600 मन है। जबकि आंतरिक भाग की बात करें तो 1 वर्ग फीट पर 6 से 9 करोड़ मन भार है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस था। दूसरी विचारधारा कहती है कि पृथ्वी अलग अलग परतों से बनी हुई है। पृथ्वी के केंद्र के पदार्थ की अगर हम बात करें तो वो धरातल के पदार्थ से एकदम अलग है और उससे ज्यादा भारी भी है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि केंद्रीय पिंड मतलब
पृथ्वी का जो केंद्र है, केंद्र अधिकतर धातुओं से बना हुआ है। और अनेक कई ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जो इस मत का समर्थन करते हैं कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग लोहे और निकिल के मिश्रण से बना हुआ है। किससे? लोहे और निकिल के मिश्रण से बना हुआ है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, कुछ उदाहरण भी दिए गए यहां पर। जैसे पृथ्वी अपनी रचनाओं में उल्काओं से मिलती जुलती पाई गई है। भाई कैसे पता लगाया आपने कि पृथ्वी के केंद्र में क्या है? लोहा है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, क्या है? कैसे पता किया? तो यह पता करने का के लिए उदाहरण दिया गया कि जो उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आते हैं, हमने उन पर रिसर्च किया। उल्का पिंड की संरचना पृथ्वी की संरचना के समान ही प्रतीत होती है। तो उस उल्का पिंड की जांच करके और यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि पृथ्वी भी संभवतः उल्का पिंडों की तरह ही निर्मित हुई होगी। तो जैसे उल्का पिंड जो है, उल्का पिंड के अध्ययन से पता चला कि उनमें पृथ्वी के समान लोहे और निकिल का महत्वपूर्ण अंश विद्यमान होता है। जैसे कि उल्का पिंड में होता है लोहे और निकिल होता है, उसी तरह से पृथ्वी में भी संभवतः होगा। दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण पाया जाता है। पृथ्वी का यह गुण केंद्र में विद्यमान लोहे और निकिल के कारण ही पाया जाता है, क्योंकि लोहा और निकिल दोनों ही बड़े शक्तिशाली चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो इस आधार पर कहा गया है कि पृथ्वी के केंद्र में, मानो या ना मानो, लोहा और निकिल आवश्यक रूप से विद्यमान है, और इस लोहा और निकिल के कारण ही ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी को प्राप्त है। बात समझ आई ना? तो दूसरा सिद्धांत आपका दबाव के आधार पर यह हो चुका है। तीसरे सिद्धांत की बात करें तापमान के आधार पर, तो तापमान के आधार पर तो ये आप भली बात ही जानते हो कि जितना तापमान ऊपर पृथ्वी के धरातल पर है, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते जाओगे उसका तापमान बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ऐसा अनुमान है कि 32 मीटर जैसे ही आप नीचे जाओगे, पृथ्वी के 32 मीटर नीचे जाने पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। इस हिसाब से लगभग 96 किलोमीटर की गहराई पर तापमान में इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी कि वहां कोई भी खनिज जो है ठोस अवस्था में नहीं रह पाएगा, वो पिघल करके लावा बन जाएगा। कितना? 96 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर। तो तापमान के आधार पर अब इसने क्या कहा, भाई 96 किलोमीटर के अंदर चले जाओगे आप तो चाहे कोई सा भी पदार्थ होगा, कितना भी ठोस होगा, वो द्रव्य अवस्था में आ जाएगा, मतलब लावा बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। लावा बन जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के केंद्र में क्या है? फिर इस सिद्धांत के अनुसार लावा भरा हुआ है। पृथ्वी में गहराई के अनुसार अधिकतम ताप होने के स्पष्ट प्रमाण भी मिले हैं। इस प्रकार भूगर्भ के द्रवित होने की कल्पना के साक्ष्य जो है हमें ज्वालामुखी अभिक्रिया के निष्कासित लावा से मिलते हैं। भाई ये हम पहले ही पता कर चुके हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी के भूगर्भ में लावा भरा हुआ है। कैसे पता किया हमने? ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, ज्वालामुखी फूटती है तो ज्वालामुखी में जो द्रव्य निकलता है, जो लावा निकलता है, वो कहां से आता है? तो वो पृथ्वी के केंद्र से तो आता है, पृथ्वी के अंदर से आता है। बात समझ आई? लेकिन इसके विपक्ष में कुछ विद्वानों ने कुछ अपने अलग कथन दिए और उन्होंने कहा कि गहराई पर दबाव की वृद्धि भी होती है, गहराई पर दबाव की वृद्धि भी होती है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, तापमान चलिए बढ़ रहा है लेकिन दबाव भी तो बढ़ रहा है ना। दबाव बढ़ने से क्या होता है कि शैलें द्रवित नहीं होती, द्रव अवस्था का केंद्र में होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसके विपक्ष में कहा है विद्वानों ने कि पृथ्वी के केंद्र में द्रव अवस्था में शेल का होना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि तापमान भले ही बढ़ रहा है, दबाव भी बढ़ेगा। जब दबाव बढ़ेगा तो वो द्रव अवस्था वाला जो भी पदार्थ होगा वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। इसीलिए कहा कि द्रवित नहीं अपितु ठोस अवस्था में रहती है केंद्र में। कुछ विद्वानों ने भूगर्भ को वायव्य भी कह दिया। वायव्य मतलब गैसीय पिंड, कि पृथ्वी के केंद्र में गैस भरी हुई है, किंतु यह विचार तर्क संगत नहीं जान पड़ता और इसके निश्चित साक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुए हैं। किसके? वायव्य व्यवस्था के या गैसीय गोले का, कि पृथ्वी के केंद्र में गैस है, लावा है, ठोस पदार्थ है, इसका कोई विशेष साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के तीसरा सिद्धांत भी ज्यादा सर्वमान्य नहीं है। देखिए दोस्तों, एक बात याद रखना, कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है और कौन सा नहीं है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सभी सिद्धांत पता होना चाहिए जो विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में दिए हैं, फिर उन्होंने क्या क्या विचार प्रकट किए हैं, हमें यह पता होना चाहिए। ये कोई मायने नहीं रखता है कि उस विद्वान के द्वारा जो विचार दिए गए थे उनको किस लेवल तक स्वीकार किया गया।
और आज हम स्वीकार उसको करें या ना करें, जो जैसी अवस्था में है उसी अवस्था में उसको समझिए, उसी अवस्था में उसको पढ़िए और उसी अवस्था में आपको वहां पर लिखना होगा। अपने स्वयं के विचारों से पृथक रहिए जब तक कि स्पष्टतः क्वेश्चन में आपसे बोल ना दिया जाए अपने विचार रखने का, तब तक आप अपने विचार नहीं रखेंगे। बात समझ आई? अच्छा, चौथा जो अगला जो सिद्धांत है वो था ज्वालामुखी पर आधारित प्रमाण। ज्वालामुखी पर आधारित प्रमाण जब ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपको बहुत अच्छी बात देखने को मिलेगी। जब ज्वालामुखी फटता है, उद्गार होता है, तो पृथ्वी के भीतर से गर्म और तरल लावा धरातल के ऊपर फैल जाता है। भाई ज्वालामुखी उद्गार होता तो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से एक गर्म नामक कोई एक लिक्विड निकलता है जिसे हम लावा कहते हैं, वो बाहर आकर के पृथ्वी के धरातल पर फैलने लगता है, बिखर जाता है। इसे ज्वालामुखी से तरल लावे का उद्गार हमें यह मानने पर विवश करता है कि पृथ्वी के भीतर एक विशाल लावे का भंडार होता है। विशाल लावे का भंडार जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में मैग्मा भंडार के नाम से जानते हैं या मैग्मा चेंबर के नाम से जानते हैं। बात समझ आई ना? तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी का भीतरी भाग तरल अवस्था में होना चाहिए, किंतु किए गए विश्लेषण यह स्पष्ट करते हैं कि अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानें वहां पिघल नहीं पाती बल्कि ठोस रहती है। देखिए, स्वयं सिद्धांत की बातें स्वयं पलटा रही है। यह ज्वालामुखी वाला सिद्धांत स्पष्ट कर रहा है कि पृथ्वी के केंद्र में कहीं ना कहीं हमें तरल पदार्थ होना चाहिए जो लावा बाहर आ रहा है, लेकिन वहीं कहते हैं कि दबाव वाला सिस्टम भी तो काम करता है ना, तो दबाव के कारण क्या होता है, वहां चट्टानें पिघल नहीं पाती है बल्कि वो ठोस अवस्था में रहती है। तो फिर ये लावा निकलता कहां से है? अरे भाई सुनिए, लावा भी निकलता है। देखिए कैसे निकलता है कि यदि ऊपरी भाग में दरारें पड़ जाए, जहां ठोस है, ऊपरी भाग जो है जमीन का, उसमें अगर दरार पड़ जाती है तो क्या होता है कि जो भीतरी चट्टान होती है ना, उसका दबाव कम हो जाता है। जैसे ही दरार पड़ेगी वैसे ही जो पदार्थ है उस पर भार थोड़ा कम हो जाएगा, और जैसे ही वो भार, जिस चट्टान का भार कम होगा, वो चट्टान तुरंत पिघलने लगेगी। और तुरंत पिघलेगी, किसमें पिघल जाएगी दोस्त? लावा में पिघल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां का तापमान बड़ा खतरनाक है, दबाव भी बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे ही ऊपरी परत में दरार पड़ी, दरार पड़ने से जो नीचे की चट्टान थी उस पर भार जो पड़ रहा था वो अब धीरे से कम होगा, और जैसे ही वो दबाव कम होगा वैसे ही वो चट्टान तुरंत पिघलने लगेगी, और पिघलने से वो लावा बन जाएगी, और वही लावा उस दरार के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा, धरातल पर आ जाएगा। बात समझ आई क्या? तो अतः ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर पृथ्वी की संरचना का स्पष्टीकरण संभव नहीं है। क्या कह दिया यहां पर? फिर भी इतना विश्लेषण करने के बाद भी हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्पष्टीकरण कर पाना संभव नहीं है। और हां, एक बात और बता दूं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उस पर भी हम अंतिम रूप में बात लास्ट में चर्चा करेंगे, अंतिम सिद्धांत के रूप में जो सर्वमान्य है, जिसे सभी वैज्ञानिकों ने एक पक्षीय रूप में माना है। बात समझ आई? पांचवा आधार है भूकंप का आधार। अच्छा, भूकंप के आधार में क्या होता है? बेसिकली दो तरंगे चलती है भूकंप में। भूकंप के पर आधारित जो प्रमाण है उसमें दो तरंगे होती है, एल तरंग और एस तरंग। इनमें से एक तरंग ऐसी होती है जो ठोस अवस्था में चलती है, और एक ऐसी होती है जो तरल अवस्था में चलती है। बात समझ आ रही? एक होती है जो ठोस तरल दोनों में चलती है, और एक सिर्फ ठोस में चलती है, तरल में नहीं चलेगी। तो इन तरंगों के माध्यम से भी यह पता लगाया जाता है कि कहां पृथ्वी पर ठोस पदार्थ है, कहां पर तरल अवस्था में है। तो आइए उसको जरा पढ़ के समझते हैं। क्या कहा गया है कि भूकंप के साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई पर भूगर्भ की रचना अधिक सघन पदार्थों से हुई है। क्या कहा गया है? 2900 धरातल से आप इंची टेप लगाइए 2900 किलोमीटर नीचे तक, तो जो वहां की गहराई है वहां पर जो पदार्थ है वो ज्यादा सघन रूप में है, ज्यादा सघन रूप में है। इस बात को स्पष्ट किया है नोट साहब ने। क्या कहा नोट ने? कि एस तरंगों के स्वभाव के आधार पर भूक्रोड़ अधिक सघन किंतु लचीली व तरल गैसों से निर्मित है। गेमो ने भी दो निष्कर्ष निकाले हैं इसका समर्थन करते हुए। कहा है कि पृथ्वी केंद्र में पृथ्वी के आयतन का 1/8 भाग लोहे से बना हुआ है, जबकि भूक्रोड़ मतलब जो कोर वाला पार्ट है पृथ्वी के सेंटर वाला, उसमें केवल पी तरंगे ही प्रवेश कर पाती है, एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती। अतः मध्यवर्ती क्रोड़ जो है
तरल होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि तरल अवस्था में एस तरंगे नहीं चलती। पी तरंगे ठोस और तरल दोनों में कार्य करती है, जबकि एस तरंगे केवल और केवल ठोस में ही कार्य करती है, ठोस में ही चल पाती है। ठीक है, तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि भूकंप के आधार पर जो प्रणाली बताई गई है उसमें भूकंप विज्ञान के नवीनतम खोजों के अनुसार भूपटल से 80 किलोमीटर की गहराई पर लगभग 70 किलोमीटर मोटी एक परत स्थित है। ऊपर से जाइए 80 किलोमीटर, उसके बाद में आपको 70 किलोमीटर मोटी एक ऐसी परत मिलेगी जहां पी और एस तरंग दोनों का वेग बढ़ने के बजाय क्या होता है, घट जाता है। बढ़ता नहीं बल्कि घट जाता है। इस परत के आगे पुनः दोनों का वेग फिर से बढ़ जाता है। इस परत में शेलों का ताप जो है द्रवणांक तक पहुंच जाता है। इस परत का महत्व भूपटल के समस्थितिक संतुलन और आग्नेय क्रिया के लिए है। मतलब इस परत में जो दोनों प्रकार के पदार्थ है, द्रव और ठोस अवस्था में, दोनों में संतुलन बना हुआ है। और ये दोनों में मतलब ठोस भी है यहां पर, तरल भी है। इसी कारण से एक समय सीमा तक दोनों तरंगे, पी तरंग और एस तरंग, दोनों का वेग कम हो जाता है। तरल आते ही कम हो जाता है, जैसे ठोस आती है उनका वेग फिर से बढ़ने लग जाता है। तो कह सकते हैं कि 80 किलोमीटर नीचे जो 70 किलोमीटर मोटी परत है, उस परत में तरल द्रव्य भी देखा गया है और ठोस द्रव्य भी देखा गया है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं इसकी पृथ्वी की समानांतर पेटियों की। पृथ्वी की समानांतर पेटियों की आपने कई बार एक देखा होगा, पूरी पृथ्वी में से एक छोटा सा केक निकाल लिया जाता है, उस पर अध्ययन किया जाता है। ऐसा एक, ठीक है, पृथ्वी का हिस्सा बना निकाल लिया जाता है जिस पर समग्र रूप से उसका अध्ययन होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस आकार में लेकर के आया हूं, क्योंकि आपकी किताबों में भी इसी प्रकार से छपा हो, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसी चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा क्लियर करता हूं। दोस्तों इस पिक्चर को थोड़ा गौर से देखिए, तो आपको दिखेगा कि पिक्चर बीच में ब्लैक कलर, ठीक है, कलर वाइज इसको जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, अलग अलग पृथ्वी की परतें बनाई गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो सबसे ऊपरी जो परत है पृथ्वी की, कौन सी? ये वाली परत, जहां पर हम निवास करते हैं, जहां पर समुद्र भी विद्यमान है। समुद्र यहीं पर है, बस इस परत में है। इसके बाद में ये अलग परतें स्टार्ट हो जाती है पृथ्वी की। चलिए अब इस पर जरा अध्ययन करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, जो पहली परत है यहां तक की, ये जो सबसे ऊपरी परत पतली सी दिख रही है ना आपको, इसको हम कहते हैं भूपरपटी। क्या कहते हैं दोस्तों? भूपरपटी। उसके नीचे जाते हैं तो ये यहां तक की जो परत होती है, ये पूरी परत कहलाती है आपकी सियाल। क्या कहलाती है? सियाल। उसके नीचे जो आपकी ये वाली परत आती है, ये कहलाती है सीमा, और आखिरी में निफे। तो सियाल, सीमा, निफे, विशेष रूप से 3 परतें यहां पर पाई जाती है। वो तीनों परतों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सियाल, ऊपर पट्टी के नीचे सियाल। देखिए पृथ्वी की ऊपरी परत सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई होने के कारण इसको सियाल नाम दिया गया है। ऊपरी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे सियाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण, इस परत का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसी वजह से इसको सियाल कहा जाता है। इस परत का अगर हम घनत्व की बात करें, औसत घनत्व की बात करें, तो 2.9 है। क्या घनत्व है इसका? 2.9 है। इसकी गहराई की बात करें तो 50 से 300 किलोमीटर गहराई है। मतलब जो ये आपकी सियाल वाली जो परत है ना, इस परत की जो मोटाई है वो 50, कहीं पर 50 किलोमीटर, कहीं पर 100, कहीं पर 150, इस प्रकार से अधिकतम रूप से 300 किलोमीटर सबसे ज्यादा गहराई है। इसमें ग्रेनाइट सेलों की प्रधानता, इसमें सबसे ज्यादा क्या, कौन सी सेलें पाई जाती है, कौन सी चट्टानें? ग्रेनाइट सेलें, ग्रेनाइट चट्टानें ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद में नंबर आता है सीमा का। ठीक है, सीमा का, इसके बाद सीमा का नंबर आता है। तो पृथ्वी की दूसरी परत जो सियाल के नीचे स्थित है वह सीमा कहलाती है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। कैसे बनी है ये? सिलिका और मैग्नीशियम। इस परत के घनत्व की बात करें तो 2.9 से 4.7 है। ठीक है, गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर गहराई है। मतलब इस परत की जो मोटाई है ना, वो 1 से 2000 किलोमीटर तक की मोटाई है। यहां बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। कौन सी चट्टानें? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। इस परत से ज्वालामुखी के लिए लावा प्राप्त होता है। तो ज्वालामुखी के लिए जो लावा निकलता है ना, वो इसी सीमा परत से ही निकलता है, सीमा वाली परत से ही निकलता है। बात समझ आई? तीसरा है आपका निफे, जो सबसे सेंटर में
पाया जाता है जिसे पृथ्वी का कोर कहा जाता है। सीमा परत के नीचे इस परत का नामकरण सिलिका व फेरम कठोर धातु से हुआ है। इस तत्व का घनत्व की बात करें तो लगभग इसका घनत्व 11 है और भू लैंड तक ये विस्तृत है, मतलब ये ऊपर तक यहां तक टच है, पूरा सीमा से टच है। इस परत का व्यास लगभग 6800 किलोमीटर का व्यास है। इसका व्यास की अगर बात करें ना इस तरह से इधर की पूरी लंबाई की तो लगभग 6800 किलोमीटर है। लोहे की उपस्थिति के कारण पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति और स्थिरता का गुण भी इसमें प्रमाणित होता है, मतलब निपे में गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है लोहे की अधिकता के कारण, लोहे सिलिका की उपस्थिति के कारण। बात समझ आई ना? तो ये तीन जो मैंने आपको आखिरी परतें बताई, जो आखिरी पेटियां बताई है, सियाल, सीमा और निफे, इसके आधार पर कुछ विशेष विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना सटीक रूप से की है। उस सिद्धांत को भी हम इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बीच में इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि आपके सिलेबस से आप लोग भटक जाएंगे, इसलिए मैं सिलेबस से हटके कुछ भी नहीं बताता हूं। सिलेबस में जैसे ही आगे टॉपिक आएगा मैं टॉपिक के अनुसार पूरा व्यवहारिक रूप से और एकदम प्रैक्टिकल सेशन में लेकर के आऊंगा, जिससे आप पूरे व्यवहारिक रूप से समझ पाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से पाई जाती है। मतलब सियाल, सीमा और निफे का जो पूरा बताया गया है ना, किससे कितने किलोमीटर तक कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कौन से पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ होगा, कहां पर ठोस अवस्था है, कहां पर द्रव अवस्था है, कहां पर ठोस अवस्था है, वो सारी चर्चा हम उस सिद्धांत में करेंगे। बात समझ आई? तो दोस्तों आज बस यहीं तक, और उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, पूरा समझ आया होगा। और ये तीनों ही चीजें अगर आपके साथ ऐसी हुई है, अच्छा भी लगा, पसंद भी आया और आपको जो है समझ भी आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो दोस्तों सेशन को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी सेशन आप तक हमारे आसानी से पहुंचते रहे। ठीक है ना? मिलेंगे अगले सेशन पर। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक के अवेलेबल है, नहीं पहुंचे अभी तक तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा इसी लेक्चर की, और आपको सभी लिंक जैसे टेलीग्राम ग्रुप की, व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, नोट्स की लिंक मिल जाएगी, सारी लिंक अवेलेबल है, आप जाइए और विजिट कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।